तो हल्ला बोल के इस हिस्से में हम बात करेंगे कि जापान से जो हम दोस्ती कर रहे हैं, क्या उसकी वजह से चीन से जो नाराजगी हम मोल ले रहे हैं वो भारी पड़ सकती है। चर्चा को आगे ले जाएंगे, लेकिन कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जहां पर चीन नाराज हो सकता है, चाहे वो विमान हो, चाहे जहाज हो, चाहे तमाम ऐसे निवेश के सेक्टर में हो, चाहे बिजनेस सेक्टर में हो। जिस तरह से भारत और जापान के बीच रिश्ते बढ़ रहे हैं या दोस्ती बनती दिख रही है, चीन को क्या हो सकती है उससे परेशानी। और इसीलिए नए सिरे से पूरी बहस की शुरुआत करते हैं। और संबित पात्रा जी, ये सवाल यही है कि जिस हद तक चीन नाराज हो सकता है, अगर जापान और चीन बिल्कुल युद्ध के कगार पर पहुंच गए थे तो बार बार आंखें तरेर कर चीन भी हमें देखता है, तो हमें यह भी समझना होगा कि चीन पड़ोसी देश है। नहीं, मुझे लगता है ये कैसे हैंडल होगा? नहीं, मुझे लगता है ये चीन की परेशानी है। अगर किसी को भी, वैसे तो मुझे नहीं लगता उसे परेशानी होनी चाहिए, मगर अगर वो हमारे जापान के साथ सुधरते संबंधों को लेके, मधुर संबंधों को लेके परेशान है, तो इट इज़ अ लुकआउट ऑफ चीन। ये हिंदुस्तान की परेशानी नहीं है। हिंदुस्तान चीन से कोई दुश्मनी नहीं मोल रहा है। स्वाभाविक रूप से हमारे इंटरेस्ट को एड्रेस करना ये हमारा डिप्लोमेसी है, हम वही कर रहे हैं। क्या हम ऐसे देख सकते हैं कि ये चीन की परेशानी है, हमारी नहीं है? केसी सिंह साहब, देखिए, इसमें आप ये एग्जाम्पल लीजिए, जब चीन पाकिस्तान के साथ रिश्ते करता है और उनको परमाणु हथियार के चोरी छिपे उल्टे सीधी टेक्नोलॉजीज देता है, तो उस टाइम तो चीन नहीं सोचता कि हिंदुस्तान के दिल पे क्या बीत रही होगी। तो इसलिए चीन भी समझता है कि जहां उसके इंटरेस्ट होते हैं, चाहे वो श्रीलंका में हो, म्यांमार में हो, तो सबसे ज्यादा पाकिस्तान में हो, और हिंदुस्तान के इंटरेस्ट पे उसका असर पड़ रहा हो, तो वो उसकी परवाह नहीं करते। तो इसलिए मैं ये नहीं कहता कि हमें चीन की तरह करना चाहिए, लेकिन अभी अभी हमारे विदेश मंत्री वियतनाम में गए। चीन का वियतनाम के साथ भी कुछ मसला है समुद्र के तट को लेके। तो हमेशा ऐसे होगा कि चीन इस पे वीटो नहीं कर सकता, जिसको एक अमेरिका ने बनाया था मॉनरो डॉक्ट्रिन, कि यूरोप का कोई देश लैटिन अमेरिका में नहीं जा सकता अमेरिका से बिना पूछे। तो चीन एक मॉनरो डॉक्ट्रिन नहीं बना सकता एशिया के अंदर। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा एशिया का देश है। हाँ। हमारा भी उतना ही हक है कि चीन के पड़ोसियों के साथ हम अपने रिश्ते बढ़ाएं, जैसे कि चीन हमारे पड़ोसियों के साथ बढ़ाता है। बिल्कुल, और यही मीम अफजल साहब महत्वपूर्ण है कि इतने वर्षों में, हमने पिछले 10 वर्षों में जो देखा, उसमें ऐसी कोई दूरदृष्टि के साथ कोई रणनीति बनती हुई दिखी नहीं। विदेश नीति में पहली बार हम ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे हम चीन को भी पिन डाउन कर सकें, हम बता सकें कि अगर तुम्हें तकलीफ है तो तुम अपनी तकलीफ को समझो, हम तो इन तमाम देशों से रिश्ते बनाएंगे, बेहतर करेंगे, और एक तरह से एक स्ट्रेटेजिक दबाव भी बनता है। फिर देखिए, मैं आपको ये बताऊं, हमारे अंदर और मोदी जी के जो दौरा हुआ है उसमें एक फ़र्क ज़रूर है कि मोदी जी बहैसियत चीफ मिनिस्टर 2 बार जापान गए और उन्होंने एक अच्छा पर्सनल रेपो जापान की लीडरशिप के साथ बना लिया, और इस मौके पर उन्होंने उसका पूरा इस्तेमाल किया। जाहिर है कि उस तरह का रेपो हमारे ज़माने में हमारे लीडर्स का और जापान के लीडर्स का उस अंदाज का रेपो शायद नहीं रहा। दूसरी बात आज मीम अफजल साहब, कि अभी आपने एक बात कही बड़ी है, हैरानी हो रही है, आप जबरदस्त प्रशंसा एक के बाद एक कर रहे हैं। मतलब मोदी जी ने लगता है आपको भी प्रभावित कर दिया। मेरी बात सुन लें जरा। नहीं, मेरी बात सुन लें। देखिए, जो नेशनल इंटरेस्ट होता है किसी भी मुल्क के लिए, वो सबसे पहले होता है, और वही मेरा ख्याल है पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी होता है। मैं अभी दूसरी तरफ आ रहा था, चूँकि आपने पहले मेरी बात सुनी, उसके बाद जब मैं दूसरी बातों की तरफ आ रहा था तो बात कट गई, उसके बाद मौका मुझे नहीं दिया आपने। मैं अभी दूसरी तरफ भी आ रहा हूँ। आज जो इतना बड़ा निवेश जापान से आ रहा है, पहली बात तो मैं ये कहूँगा आपको, अभी केसी सिंह साहब ने उसकी तरफ इशारा भी किया। मेरा ये मानना है कि चीन पर इसका यकीनन असर पड़ेगा, और चीन इसको नेगेटिव इम्पैक्ट कायम करने की कोशिश करेगा, और पाकिस्तान के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करेगा, और हमारे ऊपर दबाव डालने की पूरी कोशिश करेगा। ये जो आप कह रही हैं कि क्या चीन को हम चिढ़ा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हम ना भी चाहें तो उसको चिढ़ तो होगी ही होगी, और वो उसका मुजाहरा भी थोड़े दिन में कर देगा। और जो न्यूक्लियर वाली बात कही अभी, आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर अभी आ रहे हैं इस वीक के लास्ट में, और उनके साथ हम एक यूरेनियम का जो की सप्लाई का एक करारदाद पास करने वाले हैं, उनके साथ एक एग्रीमेंट करने वाले हैं। इससे पहले भी हमने एक कंट्री का ताजिकिस्तान के साथ, पहले हमने किया था ये जो 5 कजाकिस्तान के साथ भी हमने किया है। तो हमने जो इंतजाम किए हैं भी हो चुका है, उसके कनाडा के साथ भी हो चुका है।
और इससे पहले उज्बेकिस्तान के साथ भी हमने किया। तो ये सब ऑस्ट्रेलिया चीज़ों को थर्ड लेकर बड़ा के हम यूरेनियम का न्यूक्लियर प्रोड्यूसर है, पावर को जिस तरह से आगे बढ़ाने वाले थे उसके लिए एक झटका भी है ये। दूसरी अहम बात मैं ये कहूँगा कि जो निवेश आ रहा है, संबित पात्रा साहब जब भी बात करते हैं सबसे पहले कहते हैं सबका विकास और सबका साथ। मैं ये कहूँगा कि जापान से जो निवेश आए, क्या वो निवेश सबके लिए इस्तेमाल होगा? मैं ख़ास तौर पे कहूँगा हमारे देश को बुलेट ट्रेन की ज़रूरत नहीं है। हमारे देश के अंदर 70% लोग जो गांव देहातों के अंदर रहते हैं, ये इस निवेश का इस्तेमाल एग्रीकल्चर अपलिफ्टमेंट और उसकी टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए होना चाहिए। सबसे पहले किसानों को उसका फायदा होना चाहिए। ये है अहम ट्रेन बात। के लिए तो सबसे पहले मनमोहन सिंह ने जापान से मदद ली थी। देखिए हमने कोई उसको प्लान सिर्फ कहा था उन्होंने कि बुलेट ट्रेन के बारे में उन्होंने एक बात कही थी, लेकिन आज जो ऐलान हुआ है, बहरहाल हमारे यहाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बुलेट ट्रेन नहीं आए, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमको अपने 70% जो लोग हमारे थोड़ा गरीब समय लोग दे तो हैं, मैं भी इसका उनकी उत्तर दे तरफ दूं। भी हमारी तवज्जो होनी चाहिए। मीम साहब मैं इतना कहना चाहता था आप कि मेरा उत्तर अटल तो बिहारी रोज ही वाजपेयी देते जी के रहते समय, हैं। मीम साहब एक सेकंड, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय जब गोल्डन क्वाड्रिलैटरल प्रोजेक्ट लाया गया था सड़कों के जाल बिछाने के प्रोजेक्ट को, तो इसी प्रकार से कौतूहल का सिचुएशन बना था कि क्या ये संभव हो पाएगा, क्या इसकी आवश्यकता है, मगर हमने देखा कि ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बन के उभरा। और ठीक उसी प्रकार नरेंद्र मोदी जी ने आज डायमंड क्वाड्रिलैटरल, जिसमें बुलेट ट्रेन भी शामिल है, उसकी बात कही है। यह भी ऐतिहासिक होगा, और जिस देश का सबसे महत्वपूर्ण यातायात का साधन रेलवे हो, उसमें अगर एक हीरा, एक नगीना जुड़ जाए तो उससे बढ़िया क्या हो सकता है। और जो निवेश जापान से इंडिया में होगा, उस निवेश से बुलेट ट्रेन भी आएगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बढ़ेगा, और इससे सबका साथ और सबका विकास ही तो होगा। हर सेक्टर में इसका प्रोलिफरेशन होगा, कोई एक सेक्टर में ये बंद के नहीं रहेगा। अफजल साहब, संबित जी, आपको जो है ना फेदर लगाने का बड़ा शौक है, हर चीज में फेदर लगाते हैं। अकाउंट्स हमने बहुत करोड़ों की तादाद में खोल दिए, आपने उसको नाम दे दिया और आप उसका चेहरा सपने सर बांध रहे हैं। अभी जो जीडीपी बढ़ा है, आप जानते हैं वो जीडीपी आपकी वजह से नहीं बढ़ा, वो जो हम लेकर के चल रहे थे पिछले 6 महीने 8 महीने से, आपकी वजह से हुआ, फिर भी आप हार गए। कुल मिला के कहानी यही है। आप ये क्यों, आपने तो 1 साल तक अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, कि जब हम लोगों की सरकार आई थी तो आप तो 2005 तक कहते थे कि हर चीज अटल जी की हुई है और हमारे किए का आप फायदा उठा रहे हैं। तो मैं वो बात तो नहीं कहना चाहता, लेकिन जितना आप ताली बजाने का काम करते हैं ना, थोड़ा सा उसमें कमी करिए और कुछ हकीकत से भी। मैंने सीधी बात कही है कि बुलेट ट्रेन से ज़्यादा हमारे किसानों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा निवेश हो, और जापान से जो पैसा आएगा, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, ये कोई मुफ्त में नहीं आ रहा है, ये हमको वापस भी करना है और मैं सूद के वापस करना है। तो आप ज़्यादा खुशफहमी का शिकार न रहें। मैं जरा तो उत्तर देना इससे चाहूंगा। अंबानी और अडानी को फायदा कम हो और आम आदमी को फायदा ज्यादा हो, ये हमको देखना पड़ेगा आगे चलकर। मैं उत्तर जल्दी से मीम क्योंकि साहब बहस भटक रही है, मुझे नहीं लग नहीं, रहा है। मैं एक बहुत क्लियर पॉइंट कर दूं। देखिए, इन्वेस्टर को खुश करने की बात हुई है। आज मोदी जी ने अपने भाषण में कहा है कि हम एक टीम बनाएंगे, जो जापान से इन्वेस्टर आएंगे उनको हम फैसिलिटेट करेंगे। ये इन्वेस्टर वर्ड और उनके इमोशंस को देखिए आप। 10 वर्षों तक किस प्रकार से एक पॉलिसी पैरालिसिस के कारण इन्वेस्टर कितना हताश था, विश्वास, ट्रस्ट डेफिसिट था। ये ट्रस्ट जो पाटा गया है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विश्वास है। इतना पैसा इन्वेस्ट करने को आज जापान तैयार है, क्योंकि उनका ट्रस्ट मोदी और उनकी टीम पे है। ये जो ट्रस्ट वर्ड होता है ना, ये बहुत महंगा वर्ड होता है, वो इतने आसानी से नहीं मिल सकता है। केवल हम टीवी पे डिबेट करें, लड़ें, उससे ट्रस्ट नहीं होता है। वो प्रधानमंत्री का व्यक्तिगत मसौदा होता है कि उनके पर्सनालिटी पे जापान ने विश्वास किया और उस पे ट्रस्ट का मोहर लगाया है। ये बड़ी बात होती है। विदेश नीति के मद्देनजर केसी सिंह साहब आपके पास आते हुए, ये जिस ट्रस्ट की बात हो रही है, जिस विश्वास की बात हो रही है, जापान के साथ जिस तरह से हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज के साथ प्रधानमंत्री बढ़ रहे हैं, जिस तरह की दोस्ती के साथ बढ़ रहे हैं, अगर आपको चाइना के बनिस्बत इसको तौलना हो, समझना हो, तो क्या आप वाकई कहेंगे कि बहुत अच्छा मूव है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव है, या आपको लगता है कि ठीक ठीक से चलना चाहिए, चाइना के लिए ज्यादा आर्म ट्विस्टिंग करना भी ठीक नहीं है, उसके इतिहास को देखते हुए पंचशील से लेकर अब तक? देखिए, प्रधानमंत्री ने शुरू में कहा था कि सबसे पहले मैं जो विदेशी दौरा करूंगा वो जापान का करूंगा, लेकिन इसमें कुछ तब्दीली करनी पड़ी। उससे पहले चीन के विदेश मंत्री यहाँ पे आए, प्रधानमंत्री उनको मिले। उसके बाद प्रधानमंत्री ब्रिक्स के लिए जब ब्राजील गए तो चीन के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट शी से उनकी मुलाकात हुई। तो इसलिए चीन के 2 नेता के साथ, उनके विदेश मंत्री और राष्ट्रपति के साथ
प्राइम मिनिस्टर ऑलरेडी मिल चुके थे। मुलाकात। तो इसलिए जापान जाने से पहले चीन ये नहीं कह सकता कि हमारे साथ बात नहीं हुई, और वहां आने के कुल बाद एकदम प्रेसिडेंट शी यहां आ रहे हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री फिर अमेरिका जा रहे हैं। तो ये 4 देशों का एक क्वाड्रिलेटरल, आप तो रेलवे लाइन की बात कर रहे थे, लेकिन एशिया के अंदर कोना। संपर्क हमारा केसी सिंह साहब से कट गया है, लेकिन बहुत दिलचस्प तरीके से वो एनालाइज कर रहे थे कि भारत, चीन, जापान और अमेरिका कैसे एक क्वाड्रिलैटरल की तरह ये रिश्ता आगे बढ़ रहा है। सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और सवाल यही है कि चीन अगर नाराज होता है इसको लेकर, तब हिंदुस्तान की रणनीति क्या होनी चाहिए। यहीं से इस पूरी चर्चा को आगे लिए चलते हैं। संबित पात्रा जी, कैसे हैंडल होगा फिर चीन, ये बताइए आप। नहीं देखिए, मुझे लगता है कि क्योंकि आप तमाम देश देखिए, जब से मोदी जी आए, संबित जी जरा बैकग्राउंड के साथ बात नहीं, करें ना। ये बिल्कुल पड़ोसी देश, बैकग्राउंड के साथ चीन बात को करूं। देख लीजिए, पाकिस्तान को सरहद पर देख लीजिए, वहां एक फोटो छप गई तो श्रीलंका के साथ भी बीच में जरा सा हो गया। तो ये नोकझोंक से लेकर जो आगे बदलती हुई परिस्थितियां बुराई की तरफ बढ़ती चली जा रही हैं, वो परेशानी का सबब बन सकता है। नहीं, मुझे लगता है चीन के साथ अभी रिलेशंस बिल्कुल ठीक हैं। अब जैसे सिंह साहब ने कहा कि चीन म्यांमार से लेके किस प्रकार पाकिस्तान में पोर्ट खोलने को लेके, श्रीलंका में अपने आप को एस्टैब्लिश करने से लेके पूरे हमारे वेस्ट कोस्ट के ऊपर नजर रखा हुआ है। स्वाभाविक रूप से इंडिया को भी अपने इंटरेस्ट और हितों की चिंता करनी चाहिए। चीन अपने हितों की चिंता करे, हम अपनी हितों की चिंता करें। मैं चीन के विषय में क्यों कंसर्न हूं? मैं कंसर्न इतना हूं कि हाँ, अच्छे रिलेशंस बने। वो हमारे बारे में उसके बाद भी अगर बेफजूल सोचता है तो हम भी उससे बड़ी ताकत हैं, हमें पीछे हटने की कोई आवश्यकता नहीं है। मीम अफजल साहब, पहली बार इस तरह के सख्त रुख के साथ, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ देश बढ़ता हुआ। देखिए, मैं आपको एक बात कहूँगा, इसका एक पहलू और भी है जिस पर मैं बात करना चाहूँगा, हालांकि वो बहुत ज़्यादा रिलेटेड नहीं है, लेकिन अभी आपने देखा कि डिफेंस के अंदर भी शायद एक मुआहदा हुआ होगा, और चूंकि 5 मुआहदे हुए हैं, उसकी तफसील मैंने अभी नहीं देखी है जी। लेकिन डिफेंस का ये देखिए, अंजना जी, हमारे ऊपर सबसे बड़ा इल्ज़ाम ये था कि हमने डिफेंस पर पैसा उतना खर्च नहीं किया जितना खर्च करना चाहिए था, और ये बात किसी हद तक सही भी है। हमने टेंशन्स को कोशिश किया कि हम उसको बढ़ने ना दें, कम रखें, इसलिए कि जब टेंशन बढ़ती हैं तो डिफेंस का बजट बढ़ता है। और इस सरकार के आने के बाद आप देख रहे हैं टेंशन्स बढ़ रही हैं, अब चाइना के साथ भी बढ़ेंगी। और इस सरकार का बहुत ज़्यादा तवज्जो भी है कि हम डिफेंस को बहुत ज़्यादा इक्विप्ड करेंगे, बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज करेंगे, हम जो संबित जी इसका जवाब देना चाह रहे हैं अफजल तो साहब। जितनी टेंशन बढ़ेगी, जितनी टेंशन बढ़ेगी, ये जो हमारा पैसा डिफेंस पर जा रहा है, जाहिर है मैं अगर बोलूंगा तो शायद इस पर एतराज करेंगे लोग कि आप डिफेंस के ऊपर कोई बात नहीं कर सकते, लेकिन मैं समझता हूं देश इस बात को देख रहा है। अभी 20,000 करोड़ रुपया बिल्कुल डिफेंस मिनिस्ट्री ने तय किया है इक्विपमेंट्स नए खरीदने के लिए और दूसरी चीजों के लिए। और अभी ये जो जापान के साथ भी हम कर रहे हैं, हमने उसके अंदर भी एक बड़ी डिफेंस डील जरूर की होगी और आपने देखेंगे सामने आ जाएगा। तो मैं समझता हूं तो इस सरकार को डिफेंस की तरफ जाना बहुत जरूरी हो गया है। अब देखिए, जो मीम साहब, एक सेकंड उत्तर दे दूं, जो मीम साहब कह रहे हैं उसको अंग्रेजी में कहते हैं द ऑस्ट्रिच फिनोमिना। शुतुरमुर्ग जैसे बालू में सर गाड़ लेने से ये नहीं होगा कि चीन अटैक नहीं करेगा, वही होगा जो 62 में हुआ था। शुतुरमुर्ग के तरह सर गाड़ लेने से ये नहीं होगा कि पाकिस्तान हमें भाई मान के फूल का हार पहनाने लगेगा। एक बड़ा सनसनीखेज विषय बता दूं, आज भी आर्टिकल आया है राम जी का, जो आर्मी प्रिपेयर्डनेस है इंडिया की 60 दिनों की होनी चाहिए। मीम साहब बीच में प्लीज एक सेकेंड, मैं बहुत महत्वपूर्ण विषय रख रहा हूं। मीम साहब एक सेकेंड मीम साहब एक सेकेंड, बहुत महत्वपूर्ण विषय रख रहा हूं। जो आर्मी प्रिपेयर्डनेस 60 दिन की होनी चाहिए, जो हमारे पास आर्टिलरी 60 डेज का होना चाहिए। दुख का विषय है 3 दिन का इंडिया के पास था, अगर वॉर 3 दिन से अधिक हो जाए तो इंडिया लड़। बहस के इस हिस्से में मैं शुरुआत सिंह साहब से एक बार करना चाहती हूँ, फिर संबित आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। सिंह साहब, क्या ये बहस फिजूल है? क्या हमें चीन नाराज हो, परेशान हो, हमें उससे लेना देना नहीं, क्योंकि वो भी हमारे साथ जो व्यवहार करके रहा है, हमें फोकस करना चाहिए ऐसे देशों पर, वियतनाम, जापान, ताकि हम बता सकें कि हम एक किस तरह से उभर रहे हैं। हमें सारे देशों के साथ करना पड़ेगा और ये डिप्लोमेसी का यही काम है कि इसको कैसे ग्रीज लगा के आगे चलाना है
ताकि सारे पुर्जे एक दूसरे के साथ चलते रहें। ये ना हो कि एक ही देश के साथ हम करें और दूसरा नाराज हो जाए। इसमें कोई नाराज होने वाली बात नहीं है। जैसे इन्वेस्टमेंट की बात है, हिंदुस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, जापान भी आएगा, चीन भी आएगा, लेकिन कई चीजें जापान से आएंगी जो चीन हमें नहीं देता, औरों को देगा। जैसे कि अभी तक जापान मिलिट्री सामग्री एक्सपोर्ट नहीं कर सकता था, उनका कानून उनको अलाउ नहीं करता था। उन्होंने अभी अपना कानून बदला है। तो जो मेरे को देखने में लग रहा है कि शायद उनके पास एक जहाज है जो समुद्र में भी और जमीन पे भी काम आ सकता है। US amphibian जिसको कहते हैं, उसकी टेक्नोलॉजी शायद वो ट्रांसफर करके यहाँ बनाएंगे। दूसरा, उनकी जो पनडुब्बियां हैं, सबमरीन हैं, डीजल की सबमरीन है, वो वर्ल्ड क्लास हैं। जो जर्मन सबमरीन HW है उसी की लेवल की हैं। तो ये अभी शुरुआत हुई है जो कि जापान अभी तक नहीं कर सकता था। उन्होंने प्रधानमंत्री आबे ने कानून बदला है। तो हम मिलिट्री, तो ये एक बड़ा फायदा होता हुआ हिंदुस्तान को दिख रहा है। कंक्लूडिंग रिमार्क, देखिए, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय, चाहे जापान विजिट हो, चाहे भूटान विजिट हो, चाहे नेपाल विजिट हो, आप देखिए कहीं ना कहीं इसमें डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को बहुत महत्व दिया गया है। अभी सिंह साहब पूरे डिफेंस के विषय में कह रहे थे, और मुझे लगता है जो थ्योरी यूपीए सरकार की थी, और खास करके एंटनी साहब की, जो कि सबसे लंबे अरसे के लिए डिफेंस मिनिस्टर थे, नो वर्क नो हेडेक, मैं काम ही नहीं करूंगा तो मेरे ऊपर कोई चार्ज ही नहीं लगेगा, उससे अलग हटके जिस प्रकार से प्रूडेंस के साथ मोदी जी ने ये काम किया है, जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, वो हिंदुस्तान के लिए अच्छा है। बीजेपी ये कहती है। बहरहाल हम इस विषय पर बहस का अंत यहीं पर कर रहे हैं। आप देखते रहिए आज तक। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी।